नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ एंड नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग IIBF द्वारा आयोजित एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन MSME के पहले चैप्टर सेटिंग अप ऑफ MSME के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बात करेंगे। इस एग्ज़ाम के लिए IIBF ने जो बुक सजेस्ट किया है उसमें 8 चैप्टर हैं, तो मैंने भी प्रत्येक चैप्टर पर सेपरेट MCQ तैयार किया है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा। अगर आप कम समय में इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के स्पीड को 1.5 टाइम्स कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 से जुड़े MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी कौन सी होगी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ऑप्शंस देखते हैं। पहला, मिनिमम शेयर होल्डर 7, मैक्सिमम नो लिमिट। मिनिमम शेयर होल्डर 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम शेयर होल्डर 3, मैक्सिमम नो लिमिट। या नो मिनिमम नो मैक्सिमम शेयर होल्डर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग कौन सा सही है? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आप इसको पूरा नोट कर रट के रखिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम शेयर शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम शेयर 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी इसका ऑप्शन जो सही है वो है ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, ए स्मॉल इंटरप्राइजेज इज वेयर। ये जो MSME का डेफिनेशन है उससे क्वेश्चन है। ए स्मॉल इंटरप्राइज इज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़। जो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है आपको वो भी रट्टा मार के रखना है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तीसरा ऑप्शन इसका है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹250 करोड़। और चौथा है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़ इज कॉल्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। ए माइक्रो इंटरप्राइजेज इज वेयर। माइक्रो इंटरप्राइजेज का डेफिनेशन में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। 3 का ए ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे 10 करोड़ है, 50 करोड़ है और 2 करोड़ है, बट जो इसका सही आंसर है वो ये है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। 3 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, सेम ये भी डेफिनेशन वाला ही क्वेश्चन है। ए मीडियम इंटरप्राइजेज इज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। गलत है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, ये भी गलत है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹250 करोड़, ये सही आंसर है। 4 का आपका सी सही है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹250 करोड़। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे आते हैं हम लोग। All loans to Khadi and Village Industry KVI sector
विल बी एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रमोशन एग्जाम में भी आता है और जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट एग्जाम है उसमें भी आता है। सभी लोन जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को दिए जाएंगे वो किस सेक्टर में क्लासिफाई होंगे? ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के पार्ट में ये आएगा, लेकिन किस में? इस सब में देखिए प्रायोरिटी सेक्टर, अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दिया हुआ है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को जो भी लोन किया जाएगा वो प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन बिल्कुल होगा। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन किस में होगा वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मीडियम, दूसरा स्मॉल, तीसरा माइक्रो, चौथा नो कैटेगरी। इसका आंसर आप याद करके रख लीजिए, इसका आंसर है सी, माइक्रो इंटरप्राइजेज। सभी लोन चाहे वो किसी भी अमाउंट का हो, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेज में ही काउंट होगा और वो भी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6, मोर देन 90% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एमएसएमई सेक्टर इज जनरेटेड बाय व्हिच सेक्टर? कहा ऊपर में आपने देखा कि एमएसएमई सेक्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर। तो अब कह रहा है कि एमएसएमई सेक्टर जो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है उसका 90% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर के द्वारा जनरेट किया जाता है? सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन माइक्रो सेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इज ए डैश सब्जेक्ट, हाउएवर द डैश प्रोवाइडेड ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस। ये आपसे पूछा जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर का डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है या स्टेट गवर्नमेंट का, और ये ओवरऑल पॉलिसी उसकी कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो आप इसको भी याद कर लें कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इज स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस। ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। जैसे एमएसएमई का जो डेफिनेशन चेंज हुआ है वो लेटेस्ट में हुआ है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन जो आपके ब्रांच में लोन आता है पीएमईजीपी का वो डीआईसी के थ्रू आता है और डीआईसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन बॉडी है। ठीक है, तो इस लाइन से आप ये समझ पाएंगे कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इज स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट, हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस। 7 का बी हो जाएगा आपका आंसर। 8 देखिए, व्हिच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर? ठीक है, 2 पार्ट, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई बट किसका, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें गलत कौन सा है? अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 3 पार्ट हो जाएंगे, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। ठीक है, नीचे भी शायद हाँ मीडियम ही रखा है। ठीक है, तो जो पहले का डेफिनेशन था, ओल्ड डेफिनेशन था एमएसएमई के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसके रिगार्डिंग गलत क्या है हम लोग ये इसमें देखेंगे। For classification under micro enterprises, investment in plant and machinery does not exceed ₹25 lakhs. सही है। For classification under small enterprises, investment in plant and machinery should be more than 25 lakh but does not exceed ₹5 crore. ये भी सही है। For classification under medium enterprises, investment in plant and machinery should be more than 5 crore but does not exceed ₹25 crore. ये वर्ड गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लासिफिकेशन अंडर मीडियम एंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मोर देन 5 crore बट डज नॉट एक्सीड ₹10 crore. ये सही है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन है ये आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन मांगा जा रहा है, तो इनकरेक्ट सी है इस वजह से। ठीक है, ये 10 crore होना चाहिए था यहाँ पे लिखा हुआ, जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी आपका इनकरेक्ट आंसर है जो आपसे पूछा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
Which one is incorrect regarding old definition of MSME सर्विस सेक्टर? MSME का दो पार्ट था, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। MSME सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग क्या गलत है, ये फिर से आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाने का एक मतलब ये भी है, क्या गलत है बताने का, कि आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाए कि ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार माइक्रो इंटरप्राइजेज में क्या चाहिए। ठीक है, 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल के लिए क्या चाहिए, 25 से 5 करोड़ तक, 25 लाख से 5 करोड़ तक। ठीक है, 25 से ज़्यादा 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। और मीडियम इंटरप्राइजेज में 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और 10 करोड़ तक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इस तरह से बनाने का कि विच वन इज इनकरेक्ट, इससे आपको क्या होगा कि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपने जो अभी पढ़ा है उसका, और आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेशन से ज़रूर रहता है, बट पहले आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी आपको पैसेज में दे देगा या कंफ्यूज करने के लिए क्या इनकरेक्ट है उस तरह से पूछ देता है। इसलिए मैंने अपने क्वेश्चन को इस तरह से बनाया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट MSME और सर्विस सेक्टर के बारे में। देखते हैं हम लोग। फॉर क्लासिफिकेशन अंडर माइक्रो इंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स डज नॉट एक्सीड ₹10 लाख। फॉर क्लासिफिकेशन अंडर स्मॉल इंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट शुड बी मोर देन 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। ये भी सही है। फॉर क्लासिफिकेशन अंडर मीडियम इंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट शुड बी मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। ये भी आपका सही है। फॉर क्लासिफिकेशन अंडर मीडियम इंटरप्राइजेज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट शुड बी मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। ये गलत है, तो इसका ऑप्शन आपका डी है 9 का। आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एज पर न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME, composite criteria of investment and turnover is applied for classification of an enterprises as micro, small and medium. If an enterprise crosses the limit as specified for its present category in either of two criteria of investment or turnover, then ये आपसे पूछ रहा है कि नई डेफिनेशन के अनुसार इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर वाला क्राइटेरिया अप्लाइड है MSME के डेफिनेशन को जानने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए इंटरप्राइजेज को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। अगर इंटरप्राइजेज सीलिंग लिमिट जो प्रोवाइड किया गया है, जो आपने ऊपर देखा, अगर उसको क्रॉस करता है तो क्या होगा, किसी भी इन आइदर ऑफ टू क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट का एक्सीड कर जाए या टर्नओवर का एक्सीड कर जाए। ठीक है, इन आइदर ऑफ टू क्राइटेरिया, किसी में, तो क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शंस। इट विल कीज टू एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी एंड बी प्लेस्ड इन नेक्स्ट हायर कैटेगरी। दूसरा ऑप्शन कहता है जो कैटेगरी डिसाइड होगा, कैटेगरी विल बी डिसाइड एज पर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कैटेगरी विल बी डिसाइड एज पर टर्नओवर क्राइटेरिया। It will cease to exist in that category and be placed directly in medium enterprises category। बताइए क्या होगा। अगर कोई भी एक एंटरप्राइजेज है जिसको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के क्राइटेरिया के आधार पे माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में डाला गया है, लेकिन इंटरप्राइजेज का क्राइटेरिया जो या उसका जो सीलिंग लिमिट था इसमें क्लासीफाई होने का, उसका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया या टर्नओवर का क्राइटेरिया, इस दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया एक्सीड हो जाए तो क्या होगा। तो ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट वाला क्राइटेरिया अगर एक्सीड नहीं हुआ है तो उसके हिसाब से तय होगा, टर्नओवर वाला क्राइटेरिया के हिसाब से तय होगा कि कैटेगरी क्या होगा। बोल रहा है कि दोनों को छोड़ देंगे, सीधा ये उस अपने प्रेजेंट कैटेगरी से एग्जिट कर जाएगा और चला जाएगा सीधा मीडियम कैटेगरी में। और चौथा कह रहा है कि इट विल कीज टू एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी एंड बी प्लेस्ड इन नेक्स्ट हायर कैटेगरी। आपका सही आंसर है 10 का ये ए।
ये अपने प्रेजेंट कैटेगरी से बाहर हो जाएगा और जो इसकी अगली कैटेगरी होगी उसमें प्लेस हो जाएगा। जैसे अगर माइक्रो में होगा तो स्मॉल में चला जाएगा, स्मॉल में होगा तो मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, तो 10 का आपका आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एज पर न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्नओवर इज अप्लाइड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन इंटरप्राइज एज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम if an enterprise go below the ceiling limit specified for its present category then। अभी आपने 10 नंबर क्वेश्चन में देखा कि अगर वो अपना सीलिंग लिमिट पार कर जाए, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर उसका सीलिंग लिमिट से कम हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इट विल बी कीज टू एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी एंड विल बी प्लेस टू नेक्स्ट लोअर कैटेगरी। आपने ऊपर अभी पढ़ा है कि अगर बढ़ जाए तो नेक्स्ट हायर में डालेंगे, तो क्या ये सही होगा। इट विल कीज टू एग्जिस्ट इन दैट कैटेगरी एंड बी प्लेस्ड इन द नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट लोअर कैटेगरी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कैटेगराइजेशन विल नॉट चेंज, इंटरप्राइज विल नॉट बी प्लेस्ड इन लोअर कैटेगरी अनलेस इट गोज below the ceiling limit specified for its present category in both the criteria of investment as well as turnover। Category will be defined as per turnover criteria only। क्या होगा बताइए, आपने पढ़ा है। 11 का हो जाएगा आपका ये सी आंसर। ठीक है, इंटरप्राइज विल नॉट बी प्लेस्ड इन लोअर कैटेगरी, जल्दीबाजी नहीं करनी है, अनलेस इट गोज बिलो द सीलिंग लिमिट स्पेसिफाइड फॉर इट्स प्रेजेंट कैटेगरी इन बोथ द क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर। यानी नीचे आप इसको इस लॉजिक से समझिए कि अगर नीचे गिर रहा हो तो उसका इंतजार करेंगे ठीक होने का। अर्थ मेरे कहने का ये है कि जब तक वो दोनों कैटेगरी में नीचे नहीं गिर जाए तब तक उसको लोअर कैटेगरी में नहीं शिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के क्राइटेरिया में इसमें से किसी का भी सीलिंग लिमिट पार होगा तो वो नेक्स्ट हायर कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर है, यहां से क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में है। अभी आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन पे फोकस कर रहे होंगे अपने बैंकिंग लेवल पे। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय ऑल इंटरप्राइजेज हु आर येट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई। बिल्कुल, एमएसएमई रजिस्टर्ड होने के लिए उद्यम रजिस्टर्ड एमएसएमई में क्लासिफाइड होने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये सही है आपका। आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, याद रखिएगा एग्जाम में ये भी गलती होता है। लोगों को लगता है ऑप्शन से पूछा गया करेक्ट, हम पहला ऑप्शन टिक कर देते हैं। ऐसा मत कीजिएगा। ओनली न्यू इंटरप्राइजेज बीइंग सेटअप रिक्वायर्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन। आगे देखते हैं, इंटरप्राइजेज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज EM2 और UAM उद्योग आधार मेमोरेंडम नीड उद्यम री रजिस्ट्रेशन। नो इंटरप्राइजेज शैल हैव मोर देन 1 उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये सही है। इंटरप्राइजेज जिनके पास EM2 या उद्योग आधार मेमोरेंडम है उनको भी उद्यम री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये सही है। ओनली न्यू इंटरप्राइजेज बीइंग सेटअप रिक्वायर्ड उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये गलत है क्योंकि सभी इंटरप्राइजेज को whether they are new or they are existing उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर का बी। ठीक है, मैंने चारों पढ़ा इसलिए कि आप भी एग्जाम में पढ़ें। एग्जाम में बिना चारों ऑप्शन पढ़े आप टिक मत कीजिएगा। और दूसरा, इस क्वेश्चन से एक चीज़ ये भी बताऊं कि जिसमें वनली वर्ड इस्तेमाल हो ऑप्शन में उसको 2 बार पढ़िएगा। कि वनली ये इस तरह का वर्ड है वनली, ये आपको कंफ्यूज करेगा कि सिर्फ यही बोला जा रहा है, सिर्फ नए इंटरप्राइजेस के बारे में बोला जा रहा है।
तो आप इसको जब आपको डाउट हो और कोई भी समझ नहीं आए, जहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह का एम्फेसिस दे रहा हो कि ओनली न्यू इंटरप्राइजेस बीइंग सेटअप रिक्वायर उद्यम रजिस्ट्रेशन, आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी ट्रीटेड एज सिंगल इंडिविजुअल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटेड एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है। A person should have attained age of 21 years, having sound mind, not insane, not insolvent. Required criteria ये यहाँ पे गलत है। A person should have attained at the age of 18 years सही है, having sound mind सही है, not insane सही है, not solvent सही है। टिक करके रखते हैं, आगे भी देखते हैं हम। ए पर्सन शुड हैव अटेंडेड एज ऑफ 18 ईयर्स सही है, हैविंग साउंड माइंड सही है, नॉट इंसेंस सही है, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, ये इसके कारण ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं आएगा, ये सिंगल इंडिविजुअल नहीं मानेंगे इसको बैंकिंग डीलिंग ऑफ बैंकिंग के लिए। ए पर्सन शुड हैव अटेंडेड एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, ये यहीं कट गया। सिंगल इंडिविजुअल 18 साल से ऊपर को माना जाता है। हैविंग साउंड माइंड, नॉट इंसेंट, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ये दो जगह से कट जा रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 नंबर का बी। ए पर्सन शुड हैव अटेंडेड एज ऑफ 18 ईयर्स, हैविंग साउंड माइंड, नॉट इंसेंट, पागल नहीं है, दिवालिया नहीं है, नॉट इंसेंट, नॉट इंसॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म इज। एक फर्म के प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑलवेज अनलिमिटेड, दूसरा लिमिटेड टू प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, तीसरा लिमिटेड टू नेक्स्ट ईयर्स प्रॉफिट, चौथा फर्म एंड प्रोप्राइटर आर डिफरेंट लीगल एंटिटी सो जीरो लाइबिलिटी। आप बताइए। 14 का ऑप्शन है ए, ऑलवेज अनलिमिटेड, क्योंकि जो प्रोप्राइटरशिप है वो उस फर्म का ओनरशिप है, तो उसकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी। ठीक, आप इन शब्दों के जाल में ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो ज़्यादा दिमाग लगाइएगा एग्जाम में तो फंसिएगा कि अभी लाइबिलिटी निकाल रहे हैं तो फर्म के प्रॉफिट से उसका कोई रिश्ता होगा, चाहे प्रीवियस साल का चाहे नेक्स्ट साल का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और फर्म एंड प्रोप्राइटर आर डिफरेंट लीगल एंटिटी सो जीरो लाइबिलिटी, ये भी नहीं है, क्योंकि फर्म उसका प्रोप्राइटर ही चला रहा है यहाँ पर इसलिए उसकी लाइबिलिटी पूरी तरह से है इन टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, कितने पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? 100 पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट, 200 पार्टनर एज पर कंपनीज एक्ट, 100 partners as per Companies Act, but Partnership Act is silent on maximum number of partners, not defined anywhere। ये सबसे पहले गलत है, ये डिफाइंड है। ठीक है, 100 partners as Partnership Act नो, क्योंकि Partnership Act साइलेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पे। 200 पार्टनर एज कंपनीज एक्ट, ये गलत है क्योंकि कंपनी एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 100। वो लाइन यहाँ लिखा हुआ है 15 के सी नंबर पॉइंट में, 100 पार्टनर एज पर कंपनीज एक्ट बट पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच इज करेक्ट रिगार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऊपर हमने पब्लिक लिमिटेड देखा था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग क्या सही है आप बताएं। ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, आप बताइए। इसका आंसर सीधा है, एक बार में टिक करेंगे। 16 का आंसर है आपका बी,
मिनिमम शेयर होल्डर्स 2, मैक्सिमम 200 इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपका ऑप्शन हो गया बी 16 का। आगे देखते हैं, व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी, डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल इज ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, करेक्ट। ये आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, याद रखिएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स इंटरनल रूल ऑफ कंपनी, करेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, करेक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स इंटरनल रूल ऑफ कंपनी वाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ये एग्जाम में ये आपका गलत ऑप्शन है, तो यहाँ तो पहले तो ये बता दूं कि ये आपका 17 का डी आंसर होगा, ये इनकरेक्ट है। बट एग्जाम में अगर आप इन दोनों शब्दों का मतलब नहीं समझते हैं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज होने के लिए तैयार रहिए। सेटिंग अप ऑफ एमएसएमई, इस चैप्टर में आपको कस्टमर के एमएसएमई के कस्टमर के टाइप्स बताए गए हैं, तो उनका क्या फीचर है उसको आपको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। जैसे कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, आप रट्टा मार लें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इसमें लिखा होता है इस डॉक्यूमेंट में, या कंपनी क्या क्या करेगी ये लिखा होता है इस डॉक्यूमेंट में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल रूल लिखे होते हैं, ठीक है। आपको ये उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का अर्थ हुआ यह कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है। इनकॉर्पोरेशन बना कब, बनने का सर्टिफिकेट, और इशू करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट 18 नंबर, ए कंपनी इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी व्हेन। किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब बोलेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे आ जाइए। मिनिमम 51% शेयर होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। 100% भूल जाइए, इतना गवर्नमेंट पैसा कहाँ दे रही है आज के डेट में, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट। 90%, 75% नो। अगर मिनिमम 51% शेयर भी गवर्नमेंट के पास है देन दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। 18 का आपका आंसर है डी। 19 पे आ जाइए। एन इंटरप्राइज इज कॉल्ड वुमेन इंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज व्हेन। वुमेन इंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज का डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे। Enterprise owned and administrated by women entrepreneur having minimum financial investment of 51% of the share capital and having at least 50% women employee. ऑप्शन बी बोल रहा है 75% ऑफ शेयर कैपिटल एंड हैविंग 100% women employee. सी बोल रहा है 75% ऑफ शेयर कैपिटल हैविंग एटलीस्ट 50% women employee. यहाँ भी एटलीस्ट ही है। Enterprise owned and administrated by women entrepreneur having minimum financial investment of 51% of share capital and having 100% women employee. नहीं, 100% women employee का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर 50% women employee है कम से कम तो भी आपका बात बन जाएगा, वो उसको women entrepreneurship कहेंगे। तो 100% women employee की ज़रूरत नहीं है, तो आपका बी और डी गलत हो गया। सी के केस में बात करें तो 50% women एटलीस्ट 50% women employee ये सही है, बट 75% ऑफ शेयर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। ओनली 51% शेयर कैपिटल अगर women entrepreneur के हाथ में है तो भी वो माना जाएगा कंपनी women entrepreneur enterprises। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके कारण से ये भी कट गया, 75% के कारण ये कट गया, तो आपका आंसर हो गया 19 का ए। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। महिला उद्यम निधि एंड महिला विकास निधि आर टू स्पेशल स्कीम फॉर वुमेन विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय। ये दोनों स्कीम किनके हैं ये पूछ रहा है, किनके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं।
इसको याद रखिए सीधा, ये सिडबी के स्कीम है, महिला उद्यम निधि, महिला विकास निधि, ये सिडबी के हैं। नेक्स्ट, विच इज और आर करेक्ट, ये फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में। 4 फुल फॉर्म मैंने अभी यहाँ पे दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट कौन सा है। सेवा, SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। वेव, WAWE, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ACWW, एसोसिएशन कंट्री ऑफ वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। NAYE, नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। ये चारों आपके सही हैं। आपको याद करवाने के लिए ये मैंने क्वेश्चन बनाया था। ये आपके चारों सही हैं, तो ऑल द अबव आर करेक्ट। तो 21 का आपका ए है। बीच बीच में आपको टाइम मिले तो आप वीडियो को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक करते जाइएगा, और नीचे चैट बॉक्स में कोई कुछ लिखना हो तो नीचे चैट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर। मिनिमम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय 1% कंपनी OPC, मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम 1 लाख रुपया चाहिए, मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, ये सब सीधा सीधा क्वेश्चन है। कंफ्यूज करने के लिए ये फिगर देख के, अमाउंट देख के एग्जाम में ज़्यादा सोचिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होइएगा। एक आदमी की कंपनी है, 1% कंपनी है, 1 लाख रुपया चाहिए मिनिमम ऑथराइज कैपिटल। आगे बढ़ाते रहे बैठ के वो, ठीक है, बट मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपया। 22 का आपका आंसर है बी। 23 नंबर पे आते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आर इशूड बाय, किसके द्वारा जारी किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? जन्म सर्टिफिकेट, जो मैंने बताया था पीछे, एग्जाम में बार बार आता है, शब्द बदल के आएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस, रट्टा मार के रखिए, ये जारी किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा। 23 का आपका आंसर है सी। 24, रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स ए पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन कितने दिन, नॉट लेस देन कितने दिन, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। ये हर वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली यहाँ पे सक्सीडिंग डाल देगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ डेट दे दिया, कितने दिन दे दिया, तो ये प्रीसीडिंग सक्सीडिंग डाल देगा। यहाँ पे कैलेंडर ईयर है, यहाँ पे फिनेंशियल ईयर डाल देगा। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। रेसिडेंट इन इंडिया means a person who has stayed in India for the period of not less than by 24 का आपका है आंसर सी, 182 days immediately preceding 1 कैलेंडर ईयर। जनवरी से लेके पिछले साल, जनवरी से लेके दिसंबर तक, जस्ट पिछले साल जनवरी से लेके दिसंबर तक अगर कोई आदमी कम से कम 182 दिन भारत में रहा है तो उसको रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। हिंदी में बात करूं तो ये। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ ब्लाइंड पर्सन हु इज एबल टू साइन कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली, 2 वर्ड है, कंसिस्टेंटली, यूनिफॉर्मली। कंसिस्टेंटली का अर्थ होता है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ विद्यापीठ, ठीक है, तो कंसिस्टेंटली का अर्थ हुआ ये कंसिस्टेंट है, और यूनिफॉर्मली का अर्थ है कि ये यूनिफॉर्म दिख रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अनयूनिफॉर्म है, कैसा कैसा लिखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म राइटिंग है। एक साथ आपको, एक साथ पेन चल रहा है तो एक साथ लग रहा है कि एक साथ किसी ने लिखा है। अगर एक ब्लाइंड आदमी हु इज एबल टू साइन कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली executes a document, a letter should be obtained from how many independent witnesses stating that the fact of execution of a document by blind person। कितने इंडिपेंडेंट विटनेस का साइन किया हुआ लेटर चाहिए? अगर एक ब्लाइंड आदमी जो
एबल है साइन करने में, और वो साइन कैसा है, कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म साइन है किसी डॉक्यूमेंट पे। तो बताइए, 2 विटनेस चाहिए, 2 विटनेस का साइन लगेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ चौथा ऑप्शन 0, नो विटनेस इज रिक्वायर्ड सिंस ही इज एबल टू साइन कंसिस्टेंटली एंड यूनिफॉर्मली, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अगर वो ब्लाइंड है, ठीक है, साइन कर सकता है, तो भी 2 लोगों के इंडिपेंडेंट 2 विटनेस चाहिए जिनके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 नंबर। एन इंटरप्राइज हैज़ टू ऑब्टेन पैन परमानेंट अकाउंट नंबर विथ डैश डिपार्टमेंट एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर विथ डैश डिपार्टमेंट। पैन कहाँ से निकलेगा किसी इंटरप्राइजेस का, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ से निकलेगा? बोथ फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोथ फ्रॉम फिनांस डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट, बोथ फ्रॉम फिनांस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, या पैन निकलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी डिपार्टमेंट से। ये आपका 26 का चौथा सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रेड्स। कई बार आया है क्वेश्चन एग्जाम में, प्रमोशन एग्जाम में, एमएसएमई के एग्जाम में। फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। याद रखिए आप, इसका 27 का ए आंसर है। बाकी ये ट्रेड के बदले ट्रांजैक्शन कर दिया, गलत है, ये आपका गलत है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग वर्ड है, डॉक्यूमेंटिंग वर्ड नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ट्रेड रिसीवेबल है, रैशनलाइजेशन नहीं है, ये गलत है। ये तीनों गलत है आपका। ऐसे ही वर्ड बदल देगा, देखने में सेम लगेगा, बट आप इसको रट्टा मार के रखें। ट्रेड्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। 27 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट 28 देखते हैं हम लोग। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑफ ए कंपनी या डायरेक्टर इन ए कंपनी। Private limited company has minimum 2 and maximum 15 directors on its board, which may be extended by passing an special resolution. Private limited company, correct. Public limited company must have minimum 3, maximum 15 directors, correct. यहाँ पे minimum 2 था प्राइवेट में, पब्लिक में minimum 3 है। डायरेक्टर की बात हो रही है। प्राइवेट में मैक्सिमम 15 है, जिसको बढ़ाया जा सकता है स्पेशल रेजुलेशन से। पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम 15 है। 1% कंपनी बात किया था हमने ऊपर। कैन बी फॉर्म विथ जस्ट 1 डायरेक्टर एंड 1 मेंबर वेयर बोथ रोल्स कैन बी परफॉर्म बाय सेम पर्सन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 है, ये 2 नहीं है, ये गलत है। तो 28 का आपका आंसर है डी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मांगा जा रहा है और यहाँ पे ये वर्ड इनकरेक्ट है, ये डेटा इनकरेक्ट है। यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड में 3 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंपनीज एक्ट 2013 रिप्लेसेस द कंपनीज एक्ट डैश एंड इट्स सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स। कंपनीज एक्ट 2013 रिप्लेस करता है कंपनीज एक्ट 1956 को और इसके बाद के सारे अमेंडमेंट्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 30 लास्ट क्वेश्चन। 1 person कैन इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम डैश 1 person कंपनी कैन 1 person कैन इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम डैश 1 person कंपनी एंड बिकम नॉमिनी इन मैक्सिमम डैश 1 person कंपनी। एक आदमी कितने ओपीसी बना सकता है, ठीक है, मैक्सिमम, और कितने ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। तो याद रखिएगा 1 person कैन इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम 1, ठीक है, 1 person कंपनी एंड बिकम नॉमिनी इन मैक्सिमम 1 person कंपनी। एक आदमी 1 person कंपनी मैक्सिमम एक ही बना सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बना सकता, और वो नॉमिनी भी एक में ही हो सकता है, एक से ज़्यादा में नॉमिनी नहीं हो सकता है। तो 30 का आपका आंसर है ए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। जल्द हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप एग्ज़ाम के बाद अपने रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए, उससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।